Hello everyone, here we are again with a new video from the chapter The Age of Industrialization। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लाइफ ऑफ वर्कर्स वाली वीडियो को खत्म किया था। आज हम उससे अगले वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर से। एंड वेलकम ऑल यू टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज द गेन ग्रुप ऑफ स्टडीज। तो लास्ट क्लास में जो हमने है लाइफ ऑफ वर्कर्स को आपको खत्म कर दिया था बेटा। जैसा कि मैंने आपको लाइफ के बारे में बताया था वर्कर्स की, आज हम उसी तरीके से बेटा इंडियन की टेक्सटाइल्स वगैरह के बारे में, इंडियन की इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, कोलोनाइजेशन के अकॉर्डिंगली और उससे पहले भी किस तरीके से हमारा व्यापार में योगदान था, किस तरीके से हम उसमें पार्ट लेते थे और हमारी क्या क्या कंडीशंस थी, किस तरीके से हमारी जो वस्तुएं हैं वो एक्सपोर्ट करके और वो हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें किस तरीके से वो अपना परफॉर्मेंस देती थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको लाइफ ऑफ वर्कर्स के बारे में बताया था, जहाँ पे हमने सीजनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की थी। ब्रिटेन वगैरह जैसे हिस्सों में जहाँ पे लेबर आपका बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट था, उन सब चीज़ों के बारे में बातें की थी। और वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि बेटा कंट्री साइड में और अर्बन में किस तरीके से कनेक्शन होता था, जो लेबर्स थे बेटा वो किस तरीके से माइग्रेट होते थे और किस तरीके से वहाँ पे उनकी लाइफ थी और कब उनके प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण उनकी लाइफ को किस तरीके से इम्पेक्ट हुआ था। नेपोलियनिक वार में भी जिस तरीके से प्राइस आपके इंक्रीज हुए थे उसने आपकी लाइफ ऑफ वर्कर को कैसे इम्पेक्ट किया था। तो लाइफ ऑफ वर्कर्स कैसी थी बेटा, जहाँ पे हमने अमेरिका का केस भी लिया था और वहाँ पे हमने ब्रिटेन का भी केस लिया था कि एक जगह पे तो लेबर थे बेटा वो ज़्यादा क्वांटिटी में उपलब्ध थे, तो वहाँ पे मैंने डिमांड सप्लाई और प्राइस के बीच में जो कंसेप्ट चलता है मैंने उस कंसेप्ट को आपको बताया था बेटा। अब उससे आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज आज मैं इंडिया के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ बेटा। उस स्टोरी के द्वारा आप उसको पहले पढ़ चुके हैं, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार उसको अपने दिमाग में दोबारा से रिवाइज करना और उसको सोचना कि क्या क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ होगा, फिर उसके बाद हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो इसको हम दो फेज में पढ़ने वाले हैं बेटा। एक तो कॉलोनियल रूल से पहले और एक कॉलोनियल रूल के बाद में बेटा, कि कॉलोनाइजेशन होने के बाद हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा था। अगर हम पहले की बात करें बेटा तो पहले हमारे कुछ पोर्ट्स थे बेटा, जहाँ पे हमारे इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा खासा नाम था, हम एक रिनाउंड तरीके से नाम लिया जाता था इंडिया का। और हम अपनी फाइन कॉटन के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए या हमारे जेम्स वगैरह के लिए या मसालों के लिए बेटा, इन सब चीज़ों के ट्रेड जिसमें हम करते हैं उसके लिए हम वर्ल्ड में फेमस थे बिल्कुल। हमारे यहाँ से व्यापार होता था और हम यहाँ से हमारा जो फाइन कॉटन था टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो हम फाइन कॉटन के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध थे, बिल्कुल फेमस थे बेटा, कि इंडिया से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फाइन कॉटन आता है बेटा। उस तरीके से हम वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे जाने जाते थे। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि लेकिन जब आपका कॉलोनाइजेशन हुआ, जब ब्रिटिश लोगों का आगमन हुआ बेटा, तो जैसे ही ब्रिटिश लोग आपके आए और ब्रिटिश लोग के आने के कारण इसका इम्पैक्ट हमारा सीधा किसके ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ा था। और उन्होंने हमारी वेल्थ को, हमारी इकोनॉमी को प्रोग्रेस करने की बजाय हमारी जो वेल्थ थी बेटा उसको ड्रेन करने का कार्य किया। इसका प्रोसीजर हम डिटेल से तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया सा दे देता हूँ जिसके द्वारा हम पढ़ेंगे बेटा। और इसमें हम ये भी जानेंगे हमारा किस तरीके से जो मैकेनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि हमारी जो कॉलोनी थी बेटा वो किसके द्वारा थी बेटा, ब्रिटेन के द्वारा थी। अब ब्रिटेन के जो मशीन मेड के प्रोडक्ट्स थे उन्होंने हमारे जो प्रोडक्ट जाते थे इंटरनेशनल मार्केट में, उस कंपटीशन के बारे में बातें करेंगे, फिर उस कंपटीशन के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा और किस तरीके से सारी चीजें हुई थी, उन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हमारा जैसे कॉलोनी होने से पहले हमारे जो सूरत वगैरह हो गया बेटा, ये हमारा हुगली हो गया, ये हमारे फेमस पोर्ट होते थे जहाँ से हमारा सारा का सारा क्या एक्सपोर्ट जाता था, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही अच्छी खासा प्रदर्शन जिसका रहता था बेटा। और हम बहुत ही अच्छी चीज़ों की फाइन क्वालिटी के लिए जाने जाते थे और हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स थे बेटा वो भी अपनी फाइन क्वालिटी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, पूरे के पूरे वर्ल्ड में माने जाते थे, फेमस थे। लेकिन हुआ क्या था बेटा, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट को स्टोरी के टाइप में पढ़ोगे तो आपको एक अच्छा खासा आपका नॉलेज का बेस बन जाएगा। बस उसको आपको रिटर्न करना है, बस उसके बाद आपके दिमाग में बहुत सारी बातें रहेंगी जिसके द्वारा आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब दूसरी बात आती है कि क्या हुआ था। देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो मर्चेंट्स होते थे या बैंकर्स भी हमारे इंडियंस ही होते थे बेटा, जो हमारी जितनी भी चीजें आती हैं बिजनेस में उन सबको फाइनेंस करते थे। यहाँ तक कि जो वीवर होते हैं या
या जो प्रोडक्शन करते हैं बेटा, या जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कल्टीवेटर्स होते थे बेटा, उनको भी फाइनेंस करने का काम हमारे कुछ बैंकर्स करते थे, जो कि हमारे प्राइवेट होते थे। उनके बाद उनके साथ व्यापार करना, उसके साथ उसको कन्वर्ट करना, कॉटन में क्लोथ्स वगैरह में कन्वर्ट करना, हैंडीक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करना, ये बहुत ही अच्छा चल रहा था और हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा जो देश होता है बेटा, वो गुलाम हो जाता है, उसको एक कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा, और ब्रिटेन के द्वारा अब हमारे अंदर डिवाइड एंड रूल को खेला जाता है, और जिसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर भी पड़ता है। बिजनेस के ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ता है? अब सबसे पहले तो देखो, इंडिया के जो मार्केट थी बेटा, जो हैंडीक्राफ्ट्स थे बेटा, अब वो क्वालिटी के अच्छे हैं तो उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा। अब उनको बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, स्टेप्स ज़्यादा लगते हैं, तो उसका क्या होगा बेटा, उसका प्राइस भी क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट इंग्लैंड से आते थे वो सारा मास प्रोडक्शन होता था, और मास प्रोडक्शन के कारण बेटा, उस मास प्रोडक्शन में जो प्राइस होता था वो बहुत ही कम होता था। अब प्राइस कम होता था तो इसके कारण हमारा जो स्टिफ कंपटीशन था बेटा इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन कुछ पॉलिसीज भी थी ब्रिटेन के द्वारा जिसने हमारी वेल्थ को ड्रेन करने का कार्य किया था। वो क्या थी? अब इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था क्लोथ्स का, उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दिया गया बेटा। अब टैरिफ इम्पोज होने के कारण बेटा वो और ज्यादा महंगा हो गया, और इंडिया से जो कॉटन का है ना, उस रॉ मटेरियल को तो वो एक्सपोर्ट करते थे जिसके ऊपर कोई भी ड्यूटीज नहीं लगती थी। लेकिन जो दूसरा, एक तो ये काम हो गया जिसने नेगेटिव कार्य किया हमारी इकोनॉमी के ऊपर, एक दूसरा नेगेटिव कार्य ये हुआ, वहां से जो आपका कॉटन आता था, कॉटन से बने हुए प्रोडक्ट आते थे, फिनिश प्रोडक्ट आते थे ब्रिटिश से, वो बिल्कुल क्या थे बेटा, टैरिफ फ्री थे। अब टैरिफ फ्री होने के कारण बेटा वो ज्यादा सस्ते हो गए थे। तो ये बेटा ट्विन साइड से इंडिया की इकोनॉमी को अफेक्ट किया था बेटा, किन्ने, कॉलोनीज ने। इस तरीके से हमारा रॉ मटेरियल तो जाता रहा बेटा। रॉ मटेरियल्स किस चीज को दर्शाता है? वो दर्शाता है कि कोई भी टेक्निकल चेंज नहीं हो रहा है किसी कंट्री में, और वो बिल्कुल परमिटिव स्टेज पर है। तो रॉ मटेरियल तो जाता रहा, लेकिन वो रॉ मटेरियल के बाद हमारे देश में जब आता था बेटा, वो हमारे देश में आते आते वो चीजें सस्ती हो जाती थी, और इस तरीके से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है बेटा, उनका पतन होना स्टार्ट हो गया। उनको रिनाउंस तरीके से, उनको बिल्कुल ही वो कुछ नहीं कर पाए बेटा, जिसके कारण धीरे धीरे करके हमारी जितनी भी इकोनॉमी थी, उसको सारी कॉलोनीज ने बर्बाद कर दिया, और उसको डिवेस्टेशन कर दिया, और उसको इम्प्रूव करने की बजाय उसको डिग्रेड कर दिया बेटा। तो ये सारा का सारा काम होता था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल के बारे में, तो आज हम थोड़ा सा उससे पहले पढ़ेंगे, जो कि आपकी ब्रिटिश की कॉलोनी बनने से पहले है, और उसके बाद में पढ़ेंगे बेटा जब ब्रिटेन की कॉलोनीज आई थी तो उनका क्या इफेक्ट पड़ा था। तो आइए बेटा शुरुआत करते हैं, किस तरीके से हमारी ये सारी की सारी स्टार्टिंग हुई थी और किस तरीके से सब कुछ हुआ था। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज के बारे में। अब देखो स्पेशलाइज क्या मिला है बेटा, हमें जो हेडलाइन मिली है, भाई जो कॉलोनीज थी बेटा उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने आपका पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अब तक जो पढ़ा वो ब्रिटेन से रिलेटेड पढ़ा है, वर्कर की लाइफ जो पढ़ी है ब्रिटेन से रिलेटेड पढ़ी है, एंड लेबर और स्टीम पावर जो पढ़ी बेटा ब्रिटेन से पढ़ी है। तो ये सारी कॉलोनीज नहीं थी बेटा, बल्कि ये पावरफुल कंट्रीज थी जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, और उन सब के बारे में पढ़ा था भाई किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेवलपमेंट हुई थी। भाई सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ ली। भाई मशीनें महंगी थी, एक्सपेंसिव थी, हैंड लेबर कब तक चलता रहा, कब जाके हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की पेस किस तरीके से रही। तो ये सारी बातें हम लास्ट वाली क्लासेज में पढ़ के आ चुके हैं बेटा। तो अब लास्ट जो पढ़ेंगे, अगले वाला जो पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज में किस तरीके से होता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, लेट अस नाउ मूव टू इंडिया टू सी हाउ ए कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइज। भी इंडिया की तरफ देखेंगे कि कोई भी कॉलोनी, देखो कॉलोनी का एग्जांपल मैं बार बार दे चुका हूँ। जब कोई बाहर का रीजन आपकी कंट्री में आता है और अपने रूल और रेगुलेशन को अप्लाई करता है, डिवाइड एंड रूल को प्ले करके आपके जो देश है उसके ऊपर अपना मतलब स्थापित कर लेता है, अपना प्रभुत्व, अपना डोमिनेशन पावर वहां पे अप्लाई कर देता है बेटा, तो उसको कॉलोनी बोलते हैं। तो हमारा जो कॉलोनाइजेशन किया था बेटा, वो किसके द्वारा किया गया था बेटा, ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। अब ब्रिटेन ने कॉलोनाइजेशन किया था। once again we will look not at factory industries but also at the non mechanized sector बेटा। तो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे बेटा हम, नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर। देखो हमारा जो है बेटा फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में और मैकेनाइज्ड नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर में क्या डिफरेंस है बेटा। देखो फैक्ट्री इंडस्ट्री है बेटा वो मैकेनाइज्ड सेक्टर में आती है, क्योंकि मैकेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जिसमें आपकी मशीन्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जिसमें आपकी मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हैंडीक्राफ्ट जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, जैसे पोट्री वगैरह होगी,
या फर्नीचर वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे, तो ये नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर में आती हैं। तो इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है, इसको हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन के हिसाब से दो चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आएगा बेटा आपका मैकेनाइज्ड सेक्टर, एक आपका आएगा बेटा नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर। मैकेनाइज्ड सेक्टर वो होगा जिसमें चीज़ों का प्रोडक्शन करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, और नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर वो होगा बेटा जिसमें चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए, चीज़ों का प्रोडक्शन करने के लिए मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर बोलेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। तो अब आगे आती है बात, अब हमारी जो दूसरी बात होगी वो क्या बात होगी, वो होगी बेटा अब हम नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर की तरफ देखेंगे, इंडिया में नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर किस तरीके से था। प्राइमरली वी विल डिस्कस अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा किसको, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो उनके बारे में किस तरीके से बेटा हमारे वहाँ पे व्यापार होता था, कैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था, और हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है बेटा उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता था, उसके बारे में आज हम बातें करेंगे। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में बात करें तो अब देखो बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज बेटा, जब तक मशीन इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, कहने का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो डायरेक्टली आप यहाँ से समझ जाना चाहिए, नया जो टॉपिक है बेटा, नई जो बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, वो क्या आ जानी चाहिए भाई, बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो उससे पहले किसकी बात होगी बेटा, हैंडीक्राफ्ट्स की बात होगी। किसकी बात होगी बेटा, हैंडीक्राफ्ट्स की बात होगी। तो आइए देखते हैं सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया। जो सिल्क और कॉटन गुड्स बेटा ध्यान रखना, जिन जिन चीजों के बारे में मैं बताऊंगा बेटा, सिल्क की बात कर लो या कॉटन गुड्स की बात कर लो, इंडिया से डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल बेटा। जो इंटरनेशनल मार्केट्स थी बेटा, अमेरिका की बात करो या यूरोप की बात करो या किसी दूसरे रीजन की बात करो, तो इन सब में हम डोमिनेशन स्टेट में थे कि हमारा जो सिल्क एंड कॉटन गुड्स है बेटा वो किसका होता था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था। तो इसलिए हम डोमिनेटेड करते थे बेटा इंटरनेशनल मार्केट को टेक्सटाइल्स में बेटा। द फाइनर वैरायटी ऑफ कॉटन केम फ्रॉम इंडिया बेटा। जो फाइनर वैरायटी का कॉटन था बेटा वो जो केम फ्रॉम इंडिया से आता था बेटा, ध्यान रखना कॉटन तो सब जगह से आता था, लेकिन हम जो कॉटन के लिए प्रसिद्ध थे, जिसके लिए हम फेमस थे बेटा, वो हमारा कॉटन कौन सा था बेटा, फाइनर वैरायटी का था, अच्छी वैरायटी का वो कॉटन आता था। कोर्सर, कोर्सर का मतलब होता है थोड़ा सा खुरदा। कोर्सन क्या होता है बेटा, खुरदरा जो कॉटन होता था, वर प्रोड्यूस्ड इन मैनी कंट्रीज में प्रोड्यूस्ड किया जाता था, लेकिन इंडिया का जो कॉटन था बेटा बिल्कुल फाइन वैरायटी का था, वो कोर्सर कॉटन आपका नहीं था बेटा। तो कोर्सर कॉटन वर प्रोड्यूस्ड इन मैनी कंट्री, बहुत सारी कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन हमारे जो कंट्री में जो कॉटन आता था बेटा वो क्या था, बिल्कुल फाइनर वैरायटी का कॉटन था। आर्मेनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स बेटा, ध्यान रखना किसकी बात हो रही है बेटा, आर्मेनियन एक देश का नाम था बेटा पहले, पर्शियन मर्चेंट्स टुक द गुड्स फ्रॉम पंजाब। कहाँ से गुड्स लेके जाते थे बेटा, पंजाब से। अफगानिस्तान में भी लेके जाते थे, और ईस्टर्न में अगर हम बात करेंगे तो पर्सिया और सेंट्रल एशिया में भी लेके जाते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, तो यहाँ पे जो चीजों का एक्सपोर्ट होता था इंडिया से अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में जब होता था, तो बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स बेटा, मतलब बहुत सारे जो कुछ गुच्छे होते हैं, मतलब ये सामान होता है बेटा जो आपके गठड़ी की फॉर्म में होता है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, कैरिड ऑन कैमल की बैक पे वी आर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जाता था, थ्रू द माउंटेन पास को क्रॉस करके, अक्रॉस द डेजर्ट को क्रॉस करके, व्यक्ति मर्चेंट्स हैं बेटा जो इनका इस्तेमाल करते थे, माउंटेन पासी से क्रॉस करते थे और किनका, कैमल का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे एक वाइब्रेंट सी ट्रेड भी था बेटा। देखो अब ये तो हमने जो दूसरी बात की थी वो तो बात करी थी हमने किसके बारे में बेटा, लैंड रूट के बारे में, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बेटा एक वाइब्रेंट क्या था बेटा, सी ट्रेड भी था जो ऑपरेटेड होता था थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स में बेटा। कहाँ पे होता था बेटा, प्री कॉलोनियल पोर्ट्स में होता था। और इसमें जो प्री कॉलोनियल पोर्ट्स का मतलब क्या है बेटा, कॉलोनियल के आने से पहले वाले जो पोर्ट्स हम इस्तेमाल करते थे। अब देखो कॉलोनी जाने के बाद हमारे पोर्ट्स भी चेंज हो गए थे बेटा। जो हमारे सूरत और हुगली फेमस होते थे बेटा, उनको जैसे देखो यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, सूरत और गुजरात को, ध्यान रखना ये है प्री कॉलोनियल पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और जब कॉलोनीज आ जाएंगे तो उसके बाद हमारे जो पोर्ट्स चेंज होंगे, तो इन सब चीजों के बारे में दोबारा हमारा एक्सप्लेनेशन होगी कि सूरत और को क्या था बेटा, सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ रेड सी पोर्ट्स को जोड़ता था बेटा। अब देखो फिगर में आप देख पा रहे हो बिल्कुल आसानी से। और दूसरा क्या है बेटा यहाँ पे, मसूलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट पे बेटा, कहाँ पे, सॉरी कहाँ पे, कोरोमंडल कोस्ट पे
एंड हुगली इन बंगाल बेटा, हुगली भी आपको दिखा है बंगाल में। आपको जो बंगाल है बेटा उसको अपने दिमाग में एक बार लेकर आइए तो आपको हुगली पता लग जाएगा किस साइड में। मैंने पहले भी आपको बताया बेटा, ट्रेड लिंक्स थे बेटा साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स के साथ बेटा, किसके साथ? साउथ ईस्ट और एशियन पोर्ट्स के साथ। तो सूरत के अगर देखेंगे बेटा, सूरत के गुजरात में, ये इंडिया को एक तो गल्फ के साथ जोड़ता था बेटा, और एक इसके साथ रेड सी पोर्ट्स के साथ जोड़ता था। और मछलीपट्टनम जो कोरोमंडल कोस्ट पे होता था और हुगली होता था बंगाल में, ट्रेड लिंक किसके साथ थे बेटा? साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स के साथ हमारे लिंक्स थे। और ये दोनों के दोनों जो लिंक्स है बेटा, ये कौन से वाले लिंक्स हैं? ये प्री कॉलोनियल के लिंक्स है बेटा। अब दूसरी बात आती है भाई, ट्रेड करने के लिए मर्चेंट्स है, पैसा भी चाहिए, पैसे लगाने के बाद ही आपकी फसल होगी बेटा। तो इन सारे के सारों को करने के लिए हमारे यहाँ पे कौन थे बेटा? ए वैरायटी ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर थे बेटा, जो यहाँ पे जहाँ पे इंडियन मर्चेंट्स थे बेटा और बैंकर्स थे बेटा, जो इन्वॉल्व थे बेटा नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड में बेटा। बहुत सारे इंडियन मर्चेंट भी थे और यहाँ पे बैंकर्स भी थे बेटा, जो इन्वॉल्व थे किसमें? नेटवर्क ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रेड के नेटवर्क में थे। सबसे पहले ये करते क्या थे? अब देखो एक छोटा प्रोसेस नहीं था बेटा, ये आपका सबसे पहले क्या है बेटा, रॉ मटेरियल भी चाहिए, फिर उनकी प्रोसेसिंग भी करनी है। और प्रोसेसिंग अब आपको पता फैक्ट्री तो है नहीं, अलग अलग स्टेप में यहाँ क्या करनी है इनकी प्रोसेसिंग, तब जाके आपको एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगा। तो इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। अब फैक्ट्री में तो क्या सीधा रॉ मटेरियल को क्या कर दिया जाता है बेटा, फैक्ट्री में डाल दिया जाता है और वहां पे उसके सारे के सारे काम जो है बेटा, रॉ मटेरियल के काम एक ही छत के नीचे अलग अलग स्टेप अपने आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बात जो मेन थी बेटा, वो मेन बात किसकी थी कि यहाँ पे जो फाइनेंसिंग का प्रोडक्शन है, उसके बाद क्या था? सबसे पहले फाइनेंसिंग प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को फाइनेंस करने में जितने भी पैसे लगते हैं प्रोडक्शन को, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए, तो उन सबको फाइनेंसिंग करने का कार्य कौन करते थे? ये इंडियन के मर्चेंट्स थे और बैंकर्स थे, जो इन्वॉल्व थे बेटा नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट के ट्रेड में बेटा। अब उसके बाद बात आती है, ये क्या क्या करते थे? फाइनेंस करना प्रोडक्शन को। अब प्रोडक्शन को फाइनेंस करना, कैरिंग करना गुड्स को, और सप्लाइंग करना एक्सपोर्टर्स को बेटा, और सप्लाई मर्चेंट लिंक द पोर्ट टाउन टू द इनलैंड रीजन। और अब देखो, जो सप्लाई के मर्चेंट्स होते थे बेटा, वो लिंक्ड करते थे पोर्ट टाउन्स को बेटा। पोर्ट टाउन्स का मतलब क्या है भाई? अब सारा का सारा सामान आपका प्रिपेयर हो जाएगा, अब उसके बाद उसको कहाँ पे भेजना है? इनलैंड रीजन्स में भी तो भेजना है ना बेटा। तो सारे के सारे कनेक्ट कर देते थे। एक तो जो पोर्ट टाउन है वहां पे सारा सामान आ गया और उसको वहां तक पहुंचाना है जहाँ पे पोर्ट टाउन्स के अलावा दूसरा है बेटा, वहां तक उन सब इनलैंड रीजन को क्या करते थे? कनेक्ट करते थे। अब देखो सारा का सारा, अब देखो कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना है बेटा, वो सारा का सारा अब पोर्ट के ऊपर तो हो नहीं सकता है, तो अलग अलग पार्ट्स में होगा, इंडिया के पार्ट्स में। तो उन सारे इंडिया के पार्ट्स हैं जो इनको इनलैंड रीजन्स बोला गया, तो वहां पे सारा प्रोडक्शन हो जाता था, सारे काम हो जाते थे। तो इनको अब लिंक करना होता था बाहर भेजने के लिए, किसके साथ? जो हमारे पोर्ट टाउन होते हैं उनके साथ। तो इन पोर्ट टाउन्स के साथ जो इनलैंड रीजन्स हैं, इनको कनेक्ट करने का कार्य भी कौन करते थे? ये हमारे कौन करते थे? इंडियन के मर्चेंट्स होते थे, और या फिर हमारे बैंकर्स हैं, वो तो फाइनेंस करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको देखो तीन चीजें बताई हैं। वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स थे बेटा, वैरायटी का मतलब अलग अलग चीजों में बेटा जो इन्वॉल्व होते थे उनको बोलते हैं वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स। और बैंकर इन्वॉल्व इन द नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट करना ट्रेड का, फाइनेंसिंग करना प्रोडक्शन का, कैरिंग करना गुड्स का, और सप्लाइंग करना एक्सपोर्टर्स का, ये सारे के सारे काम करते थे। दे गिव एडवांस टू वीवर्स, जो होते थे बेटा, जो इसमें वीवर होते थे उनको क्या देते थे बेटा? ये एडवांस देते थे। एंड प्रोक्योर्ड द वुवन क्लोथ्स को फ्रॉम वीविंग विलेज से, प्रोक्योर्ड का मतलब लेके जाना बेटा, जो वुवन क्लॉथ होगा उसको विलेज से कैरिड द सप्लाई टू द पोर्ट्स, और कहाँ तक कैरी करते थे बेटा? पोर्ट्स तक कैरी करते थे। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई बेटा, चीजों को यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? फाइनेंस भी कर रहे हैं, चीजों को क्या कर रहे हैं? फाइनेंस भी कर रहे हैं। और चीजों को क्या है बेटा? वीविंग विलेज से कहाँ तक बेटा? सप्लाई पोर्ट्स तक भी सप्लाई कौन करते थे? ये हमारे मर्चेंट्स वगैरह, ये सारे के सारे डिफरेंट वैरायटी के जो मर्चेंट वो करते थे। अब देखो प्रोडक्शन हो गया, अब सारा का सारा सब कुछ हो गया, और अब कहाँ पे पहुंच गए हम? पोर्ट पे पहुंच गए। अब पोर्ट पे क्या होता था? अब देखो एडवांस वीवर को दे दिया, वुमन क्लोथ्स को, वीविंग विलेज को करेक्ट कर दिया सप्लाई पोर्ट्स में। एट द पोर्ट द बिग शिपर्स एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट जो होते थे, एट ब्रोकर जो नेगोशिएट करते थे प्राइस को और बोर्ड करते थे गुड्स फ्रॉम द सप्लाई फॉर मर्चेंट ऑपरेटिंग इनलैंड बेटा। अब देखो, अब पोर्ट पे जाने के बाद जो बिग शिपर्स हैं बेटा, शिपर्स हैं जिनके पास शिप्स हैं, और एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हैं बेटा, जो इनका काम क्या है? चीजों को एक्सपोर्ट करना। हेड ब्रोकर्स, ब्रोकर का मतलब क्या होता है? जो प्राइस को तय करवाता है, बीच का इंटरमीडियरी का काम करता है बेटा,
हु नेगोशिएट द प्राइस को जो नेगोशिएट करता था और बोट करता था गुड्स फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट्स ऑपरेटिंग इनलैंड और चीजों को खरीद लेते थे बेटा किन से, जो सप्लाई के मर्चेंट्स होते थे। अब इस बात के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वो बताना चाहता है कि सारी चीजें किस तरीके से होती थी, किस तरीके से सीक्वेंस में होती थी। अब उनसे क्या कर लेते थे बेटा, वो बाय कर लेते थे। तब उसके बाद 1750 नेटवर्क कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट को ये क्या करते थे, कंट्रोल करते थे, वाज ब्रेकिंग डाउन। 1750 में क्या होना स्टार्ट हो गया बेटा, ब्रेकिंग डाउन। अब देखो इससे पहले का ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। इस फर्स्ट पार्ट में आपने क्या पढ़ लिया है उसको मैं एक बार रिवाइज करवा लेता हूँ जब तक आपकी यूरोपियन कंपनीज नहीं आई है। देखो वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स क्या करते थे बेटा, अब देखो प्रोडक्शन को फाइनेंस करने का कार्य भी करते थे, अब गुड्स को कैरी भी करके लेके जाते थे, सप्लाइंग एक्सपोर्टर को सप्लाई भी करते थे, और सप्लाई मर्चेंट लिंक द पोर्ट द टाउन टू द इनलैंड रीजन। और जो सप्लाई मर्चेंट होते हैं बेटा वो पोर्ट टाउन्स को इनलैंड के रीजन से जोड़ते थे। उनका काम बस इतना होता था कि इंग्लैंड के रीजन में कोई चीज का प्रोडक्शन हुआ है तो उस प्रोडक्शन को वहां से उठाना है और कहाँ तक लेके जाना है, पोर्ट्स तक लेके जाना है। तो सारे के सारे काम यहाँ पे जितने भी कनेक्टिविटी है सारे काम इंडियन मर्चेंट्स कर रहे हैं बेटा, जो सारा का सारा काम कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल के लिए फाइनेंस देना बेटा। अब वीवर्स आएंगे, रॉ मटेरियल के बाद कॉटन आ गया, कॉटन के बाद वीवर्स आएंगे, वीवर्स को एडवांस पैसे देना। अब वीवर्स ने उसको बनाकर तैयार कर दिया, वहां से दूसरी जगह पे क्या करना, सप्लाई करना। और सप्लाई करने के बाद वहां पे जो आपके शिपर्स होंगे बेटा वहां पे मिलेंगे, जिनका मेन काम होता है अपने शिप का इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट करना। तो वहां पे वो क्या करेंगे बेटा, वहां पे वो चीजों के प्राइस जो होगा ना बेटा उस प्राइस को नेगोशिएट करेंगे, प्राइस को क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। और उसके बाद बेटा व्यूअर्स को पैसे भी देते और उनका सप्लाई भी करते थे। अब पोर्ट पे जब अब हमारे बिग शिपर्स जो होंगे बेटा वो एक्सपोर्ट जो मर्चेंट्स है बेटा उनके साथ नेगोशिएशंस करते थे। अब जो शिपर्स होते थे बेटा जो वहाँ के व्यापारी जो चीजों को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाते थे उनके साथ ये सब काम हो जाते थे। और इसके साथ उन चीजों को उनको क्या कर देते थे, बेच देते थे बेटा। और उनको बेचने के बाद बेटा उनका कार्य कम हो जाता था और उसके बाद हमारी चीजें इंटरनेशनल मार्केट में चली जाती थी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट बेटा। लेकिन अब बात आती है 1750 की। लेकिन 1750 में बेटा दिस नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय इंडियन मर्चेंट वाज ब्रेकिंग डाउन। अब ये ब्रेकिंग डाउन होना स्टार्ट हो गया क्योंकि जहाँ पे सारे इंडियन के मर्चेंट्स थे बेटा, अब उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन पावर। अब जो यूरोपियन की कंपनी थी उन्होंने पावर को गेन किया। 1750 ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट, कहाँ से लिया कंसेशन बेटा, लोकल कोर्ट से बेटा। मोनोपोली राइट टू ट्रेड, मोनोपोली का मतलब एक मोनोपोली एक ऐसी सरकार होती है बेटा जिसमें किसी दूसरे की एंट्री नहीं हो सकती फर्म में, सिर्फ एक ही जो कंपनी होती है या एक ही मर्चेंट की जो रिलेटेड होता है वही उसमें व्यापार कर सकता है, उसको मोनोपोली राइट्स बोलते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब मोनोपोली राइट्स जो होता है बेटा, मोनोपोली राइट क्या होता है, अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। अब आपके पास कितना भी पैसा है बेटा, लेकिन रेलवे जो है बेटा, रेलवे को कंट्रोल कौन करता है, भारतीय रेलवे को आपका कौन करता है, आपका इंडियन गवर्नमेंट ही करती है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो रेलवे को क्या करती है बेटा, फाइनेंस करती है। उसके अलावा कोई दूसरा भी बेटा रेलवे को फाइनेंस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से